Students, I'm Varun Agarwal and this is your channel Mantra of the Biology. हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में अभी तक हमने देखा सेल के बारे में देखा सेल में कैसे सेल को फ्रेम में लेके आए कहने का मतलब है कि कैसे सेल की स्टडी शुरू की गई सेल थ्योरी क्या थी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल्स में हर एक पार्ट्स के बारे में अच्छे स्ट्रक्चर और फंक्शन वाइज दोनों पढ़ा फिर हमने यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया कि यूकेरियोटिक सेल्स क्या होती हैं यूकेरियोटिक सेल्स में कौन कौन से टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं ठीक है किन किन लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूकेरियोटिक सेल्स होती है इसके अलावा यूकेरियोटिक सेल्स में हमने यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं प्लांट और एनिमल सेल के बारे में देख रहे थे प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस देखा फिर हमने देखा कि प्लांट सेल जो होती है हमने उसको पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले हमने सेल वॉल पढ़ा हमने देखा कि जो सेल वॉल है सेल वॉल प्लांट का एक यूनिक फीचर होती है जो सिर्फ प्लांट के अंदर पाई जाती है ठीक है सिर्फ प्लांट के अंदर पाई जाती है यहाँ पे हम प्लांट और एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे एनिमल के अंदर एब्सेंट होती है हमें देखा कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो 3 लेयर में डिवाइड हो सकती है प्राइमरी लेयर जो कंपल्सरी सब में होगी सेकेंडरी लेयर जो ऑलमोस्ट होती है टर्शियरी लेयर केवल फ्यू प्लांट्स के अंदर होती है इनमें देखिए ये नॉन लिविंग होती है तो दैट्स वाई कोई ऑस्मोटिक बैरियर प्रोड्यूस नहीं होता और ये केवल स्ट्रक्चर देने का ही एक काम करती है मतलब स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ देना ही उनका काम होता है जो भी सेल वॉल है ये केवल सेलुलोज का या कह सकते हो कि ये शुगर का ही एक पॉलीमर होता है वैरायटी ऑफ शुगर्स दे जस्ट कनेक्टेड टू ईच अदर एंड फॉर्म ए सिंगल वॉल ठीक है सेल वॉल के बाद का जो सेकंड आपका जो लेयर आती है वो आती है सेल मेम्ब्रेन आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है फिर हमने एक चीज और देखी थी हाँ मिडिल लैमेला देखा था जो कि दो सेल को कनेक्ट करने के लिए एक सीमेंटिंग लेयर होती है फिर प्लाज्मोडेस्माटा देखा था जो कि साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स होते हैं जो एक सेल से दूसरे सेल्स तक जाते हैं जस्ट सेल के कम्युनिकेशन को करने के लिए इनका फंक्शन क्या होता है कम्युनिकेशन करना आज के इस लेक्चर में हम प्लांट सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसके फंक्शंस क्या है ठीक है स्लोली इसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे सेल मेम्ब्रेन देखिए एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने वैसे भी प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखा था सेल मेम्ब्रेन को मैंने आपसे बोला था कि हम सेल मेम्ब्रेन को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम यूकेरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे और यहाँ पर हम वही सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ठीक है सेल मेम्ब्रेन बेसिकली इसका एक इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है ध्यान रखिएगा ये एक लिविंग होती है तो ये मॉलिक्यूल्स को आने और जाने पर वो लाइक चेक करती है कि कोई मॉलिक्यूल जो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है या अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है ये पूरा उस पर कंट्रोल करती है मतलब एक गेटमैन की तरह काम करती है एक चौकीदार की तरह काम करती है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल मेम्ब्रेन लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं है एक यूकेरियोट्स के अंदर और स्पेशली एनिमल सेल्स के अंदर एक छोटा सा एक डिफरेंस होता है इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज सेल मेम्ब्रेन लेवल पे कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है और एक जैसी होती है मतलब फंक्शन वाइज बिल्कुल एक जैसी होती है स्ट्रक्चर वाइज भी एक जैसी होती है बस एक ही डिफरेंस एनिमल सेल में मिलता है और उसके अलावा वो डिफरेंस मैं बताऊंगा आपको अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल मेम्ब्रेन लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको ठीक है सेल मेम्ब्रेन इज आउटर बाउंड्री ऑफ ए साइटोप्लाज्म देखिए जो आपके सेल मेम्ब्रेन होती है जैसे कि हम एक स्ट्रक्चर देखें फॉर एन एग्जांपल इफ दिस इज अ सेल वॉल इफ दिस इज अ सेल ठीक है ये मान के चलो ये आपका हो गया सेल वॉल हो गया और अंदर की तरफ हम आते हैं ओके अंदर की तरफ ये अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन ठीक है और ठीक है और ये लाइक यहाँ पे क्या होता है ठीक है ये मान के चलो न्यूक्लियस है ठीक है बेटा अब मान के चलो मैंने यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ठीक है ये सेल वॉल है ठीक है इसके अलावा ठीक है ये सेल मेम्ब्रेन है समझ में आ गया और अंदर की तरफ यहाँ पे ध्यान रखना और ये क्या होता है बेटा ये होता है न्यूक्लियस चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िए ठीक है ये न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ठीक है इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ ये होता है बेटा आपका
साइटोप्लाज्म। देखिए मतलब इसने क्या लिखा, आउटर बाउंड्री ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है और इसके चारों तरफ क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये साइटोप्लाज्म के चारों तरफ क्या रहती है, सेल मेम्ब्रेन होती है और ये न्यूक्लियस होती है। तो कह सकते हो कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म होता है, आप ये भी कह सकते हो, या फिर प्लाज्मा साइटोप्लाज्म के जस्ट बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है। There is no difference between a plant cell and animal cell on the basis of cell membrane। मैंने आपसे डिस्कस किया था, कोई डिफरेंस नहीं है, एक हल्का सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बिहेव लाइक ए सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, जितनी भी सेल मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिव परमेबल होती है। देखिए मेम्ब्रेन का काम क्या है, पहले ध्यान रखिए, मेम्ब्रेन का काम क्या है कि देखिए मैंने आपको बताया था कि मेम्ब्रेन जो सेल वॉल होती, जो सेल होती है, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर मेल सेलुलर एक्टिविटी चलती है, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो चलती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है, और साइटोप्लाज्म के बाहर की तरफ क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अब ये सेल मेम्ब्रेन, अब देखिए सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि देखिए अब साइटोप्लाज्म एक मेन लिविंग कंपोनेंट है सेल का, क्योंकि इसमें सारी सेलुलर एक्टिविटी चल रही है, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, कंपाउंड्स बनते हैं, कंपाउंड टूटते हैं, और देखिए अगर कोई लिविंग होगा तो उसके लिए लगातार उसको वाटर की जरूरत होगी, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी, दोनों की जरूरत होगी ना। अगर लिविंग है तो देखिए, अगर वो एक लिविंग है तो काम करने के लिए उसको कम से कम रॉ मटेरियल तो चाहिए ना, खुराक तो चाहिए ना, बेसिक खुराक। अब वो खुराक को अंदर लाने का जो काम होता है वो सेल मेम्ब्रेन करती है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, वो बहुत सोच समझ के कंपाउंड्स को अंदर लाने देती है, बहुत सोच समझ के कंपाउंड्स को अंदर लाने देती है। कहने का मतलब क्या है कि उसकी जो खुराक होती है, जैसे कहने का मतलब है कि देखिए सेल मेम्ब्रेन, कहने का मतलब क्या है, सेल मेम्ब्रेन देखती है जो कंपाउंड अंदर आ रहा है क्या वो आने लायक है नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई टॉक्सिक ना आ जाए, और जो बाहर से अंदर से बाहर जा रहा है ऐसा तो नहीं है क्योंकि जो यूजफुल कंपाउंड है वो अपने आप ही बिना किसी मुझे बिना बताए बाहर चला जाए। तो कहने का मतलब है बिल्कुल एक चौकीदार की तरह काम करती है। अब ये सेलेक्टिव परमेबल ध्यान रखिएगा, काफी जगह आपको सेमी परमेबल लिखा रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मेम्ब्रेन होती है, अगर हम मेम्ब्रेन को डिवाइड कीजिए वैरायटी के अंदर, जैसे कि एक हो गया लाइक परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ए परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। अगर मान के चलो सिर्फ परमेबल होगी तो परमेबल तो भैया कोई भी आओ कोई भी जाओ, उसे कोई मतलब नहीं है, फिर तो टॉक्सिक मतलब पॉइजन भी अंदर आ सकता है और साइटोप्लाज्म को खत्म कर देगा, तो परमेबल तो नहीं होगी। ए परमेबल कोई अंदर नहीं आएगा, जब कोई अंदर नहीं आएगा तो सेल अपना काम कैसे करेगी, ठीक है, उसको बेसिक रिक्वायरमेंट तो चाहिए ना अपना काम करने के लिए। सेमी परमेबल, सेमी परमेबल का होता है सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को अलाउ करेगी, नो मॉलिक्यूल्स, नो आयन, नो न्यूट्रिएंट्स, वो भी पॉसिबल नहीं है। देखिए अगर आप पानी पीते हो तो खाना भी तो खाते हो ना, तो वो भी सेल को भी बेसिक खुराक तो चाहिए, तो भैया पानी पानी काम नहीं चलेगा, खाना भी तो खाना पड़ेगा ना, ठीक है, व्रत थोड़ी रख लिया सेल के अंदर कि सेल ने फास्ट पे चलेगी, सिर्फ पानी पानी पे जिंदा है, ऐसा भी नहीं होगा। सेलेक्टिव परमेबल, सेलेक्टिव परमेबल है सिर्फ सेलेक्टिव आयंस और वाटर मॉलिक्यूल्स को ही सिर्फ अलाउ करेगी आने जाने के लिए, इसलिए कोई भी लिविंग ऑर्गन मेम्ब्रेन जो आपको दिखाई देती है वो सिर्फ सेलेक्टिव परमेबल होती है, सेमी परमेबल कभी नहीं होती। इट ओनली अलाउ टू पास ए वाटर एंड सम सेलेक्टेड मॉलिक्यूल को ही ये पास करती है। इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन एंड वर्क एज ए ऑस्मोटिक बैरियर। अब देखिए यहाँ पे ऑस्मोटिक बैरियर का मतलब क्या होता है, लिविंग मेम्ब्रेन है, अब लिविंग होगा तो ये ऑस्मोटिक बैरियर की तरह भी काम करेगी। ऑस्मोटिक बैरियर का मतलब क्या होता है कि देखिए जनरली क्या होता है कि आयंस या फिर वाटर मॉलिक्यूल जनरली क्या होता है कि फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट टू द इनर इन्वायरमेंट आते हैं, मतलब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। ऑस्मोटिक बैरियर कहने का मतलब है फॉर एन एग्जांपल कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन, लेकिन उसके लिए मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, जब भी जाकर वो मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अपने आप अंदर की तरफ आएंगे। तो ये ध्यान रखना, जब तक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, जब तक फोर्स क्रिएट नहीं होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता। तो कितना फोर्स क्रिएट करना है वो उसका ऑस्मोटिक बैरियर कहलाता है। अगर मान के चलो फोर्स ही क्रिएट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर फोर्स ही क्रिएट नहीं होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स तो फिर लाइक कभी भी आएंगे कभी भी जाएंगे, तो फोर्स क्रिएट करते हैं जब भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ आ सकते हैं, और वो फोर्स केवल क्रिएट कर सकती है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो लिविंग होती है, उसको पता है, उसको सोच समझ के काम करती है। लाइक जैसे कि देखा ना सेल वॉल में, सेल वॉल नॉन लिविंग होती है तो ऑस्मोटिक बैरियर नहीं क्रिएट कर सकती, क्यों, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, उसके लिए तो कोई आए कोई जाए उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऑस्मोटिक बैरियर कहने का मतलब है एक फोर्स को क्रिएट करना जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो हो। जिस दिन फोर्स नहीं होगा वाटर मॉलिक्यूल्स बंद, क्योंकि अगर मान के चलो अगर वाटर मॉलिक्यूल्स लगातार आएंगे
आते गए, तो होगा क्या कि सेल वॉल के अंदर पानी भर जाएगा, और सेल के अंदर जब पानी भर गया तो सेल फट जाएगी। अगर लगातार पानी आएगा आएगा तो सेल तो फूलेगी ना, फूलेगी तो फटेगी। और लगातार अगर अंदर से बाहर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे तो पानी बाहर जाता जाएगा, कोई कंट्रोल ही नहीं है। अगर कोई कंट्रोल ही नहीं है तो फिर तो सेल पिचक जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो एक्सपेंड ना हो, श्रिंक ना हो, तो सेल को नॉर्मल शेप में रखने के लिए वो ऑस्मोटिक बैरियर की तरह का, मतलब एक होता है ना बैरियर, कहने का मतलब है चुंगी। देखिए ना आपने, जो क्या कहते हैं, कई बार आपने देखा होगा जैसे कि टोल टैक्स, जो टोल नाका वगैरह होते हैं, वो क्या कहते हैं, जैसे कि गाड़ी आई, टोल लगा लिया, पहले अपना तुम दिखाओ, अपना सब कुछ पास दिखाओ, अंदर जाने लायक हो कि नहीं है, जब भी तुम्हें, जब तुम्हारा गेट ओपन होगा, जब भी तुम जाओगे, तो वो जो गेट है ना, दैट इज नथिंग, दिस इज ऑस्मोटिक बैरियर। ठीक है। दिस मेम्ब्रेन शो द क्वासी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड नेचर। सेमी फ्लूइड का मतलब होता है कि ना आधा, ना पानी है, ना लाइक लिक्विड है, ना सॉलिड है, मतलब इन बिटवीन ऑफ स्ट्रक्चर। इट एक्ट लाइक ए सॉलिड, मतलब ये सॉलिड की तरह भी काम करती है, जो कि सेल को शेप देती है। ठीक है। और इट लाइक ए लिक्विड ऑल्सो, जो कि मॉलिक्यूल्स को आने जाने में भी अलाउ करती है। देखिए, सॉलिड अगर होगी ना, अगर सॉलिड होगी तो सेल को शेप देगी। मान के चलो अगर कंप्लीटली लिक्विड हुई तो फैल जाएगी, और फैलेगी तो सेल को शेप कैसे देगी। अगर कंप्लीटली सॉलिड होगी तो मूवमेंट कैसे होगा आयंस का। तो क्या होता है कि देखिए, फॉर एन एग्जांपल, एक रूम है, एक रूम है कंप्लीट, एक रूम है बड़ा सा, छोटा सा रूम ले लीजिए, चलिए उस छोटे से रूम में मान के चलो आप एक कोने में एक बॉल रख दीजिए, रख दीजिए बॉल। अगर आपने बॉल रख दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि वो बॉल एक कोने से दूसरे कोने तक आ जाए, मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। फॉर एन एग्जांपल, ये रूम है, ओके, यू पुट द बॉल एट वन कॉर्नर, आपने एक कोने में बॉल पुट कर दी। आप चाहते हैं कि ये बॉल यहां से अपने आप आ जाए, और आपका जो रूम है वो एक लाइक सीमेंट का बना हुआ है, इसकी जो फर्श है ना सीमेंट की बनी हुई है, तो क्या अपने आप आ जाएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल। अगर आपने वो स्टैटिक कंडीशन में, बिल्कुल शांत नेचर वाली एक स्टैटिक कंडीशन की बॉल आपने रख दी, जिसमें कोई भी मोमेंटम नहीं है, तो क्या वो अपने आप आ जाएगी? वेट करते रहो, कभी नहीं आएगी। दूसरा काम किया आपने, अब आपको लेके आना बिना टच किए, बिना टच किए बॉल को वहां से वहां लेके आना, टच नहीं करना। क्या करेंगे आप भैया? अपने आप तो नहीं आएगी। आपने क्या किया, उस पानी के, आपका जो पूरा रूम है उसको क्या कर दिया आपने, पानी से भर दिया। उसके पूरे फ्लोर, पूरा तो नहीं मतलब फ्लोर को पानी से भर दिया। अब आपने जब फ्लोर को पानी से भर दिया, अब वाटर, अब बॉल क्या होगी, हल्की हो जाएगी, और हल्की होने की वजह से आसानी से फ्लोट करती करती, फ्लोट करती 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 कहां पहुंच जाएगी? नीचे पहुंच जाएगी, मतलब दूसरे कोने में पहुंच जाएगी। तो इसलिए यह लिक्विड की तरह क्यों काम करती है, जिससे कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो जाए और ऑस्मोसिस के थ्रू। और सॉलिड की क्यों? क्योंकि लाइक ये एक स्ट्रक्चर शेप, सेल को एक शेप मिल सके। एनिमल सेल में तो सेल मेम्ब्रेन ही होती है ना, तो मतलब एनिमल सेल को सेल शेप देने का काम कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन करेगी। प्लांट का तो चलो काम चल भी जाएगा, प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल सेल को शेप दे देगी। लेकिन एनिमल सेल में तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होती है ना, तो सेल मेम्ब्रेन पे पूरा लाइक बर्डन पड़ जाता है सेल को शेप देने का। इसलिए ये इन दोनों के बीच का एक रास्ता अपना लिया, मतलब सेमी सॉलिड जेल जैसी होती है। फंक्शन ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन, अब देखिए अब आसानी से समझ जाएंगे। इट मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने बताया था ना, ये ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक फोर्स या ऑस्मोटिक बैरियर प्रोड्यूस करती है, जिसके थ्रू ही केवल सेलेक्टेड आयंस ही सिर्फ बाहर से अंदर की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ आ सकते हैं, सेलेक्टेड आयंस ही आएंगे। हर आयंस ऐसा नहीं है कि वरना टॉक्सिक कंपोनेंट नहीं आएंगे कभी भी, क्योंकि मेम्ब्रेन को पता है कि ये टॉक्सिक है, अंदर आ गया तो साइटोप्लाज्म को खत्म कर देगा। इसलिए टॉक्सिक आयन की एंट्री बिल्कुल बैन है। कोई आयन नहीं आएगा टॉक्सिक। सेल मेम्ब्रेन का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो स्ट्रक्चर देके भैया खुश है। ठीक है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन, अब सेल वॉल का तो अपना काम खत्म हो गया भैया, तो स्ट्रक्चर दे रही हूँ, मुझे इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। सेल मेम्ब्रेन तू देख, आना चाहिए नहीं आना चाहिए तेरा काम है। तो सेल मेम्ब्रेन को बेटा बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। ठीक है। अगर मान के चलो कि अगर एग्जांपल के लिए अगर कोई भी लाइक अगर कोई टेरर एक्टिविटी वाला कोई पर्सन लाइक अगर किसी बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेट होता है, तो देखिए वो अंदर आकर तो वो क्या कहते हैं लाइक उत्पाद ही मचाएगा ना, तो इसलिए। ठीक है, तो वो बिल्कुल एक मेम्ब्रेन क्या तो देखती है किसको आने देना है या किसको नहीं आने देना है, तो गेट पास दिखाते हैं। सबसे पहले आयन चेक कर, वो मेम्ब्रेन चेक करती है। ठीक है, they contain a receptor and channels, okay, which are on the surface of a protein that allow a specific molecules, nutrient, ion, waste and metabolic product। क्या होता है देखिए, मैंने आपको बताया भी था, वैसे बाय द वे मैंने आपको बताया भी था कि जो लाइक कहने का मतलब क्या है, कि जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जैसे जैसे कि मान के चलो ये डबल, ये आपकी लिपिड की दो मेम्ब्रेन होती है, दो लिपिड की दो लेयर होती हैं।
एक मिनट मैं पूरा ही क्लियर कर देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, इसे मान के चलो कि ये एक आपके लिपिड की दो मेम्ब्रेन और लिपिड की दो लेयर होती है। मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक में, फिर हम दोबारा डिस्कस करेंगे, वैसे चिंता मत करो। और ये लिपिड की दो लेयर होती है, ठीक है। और इनके बीच में क्या होती है, यहाँ पर एक प्रोटीन होती है जो फंसी हुई होती है, और ऊपर की तरफ एक प्रोटीन होती है। ये जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन रिसेप्टर और चैनल की तरह काम करती है। जो एक्सटर्नल प्रोटीन होती है, जो पेरिफेरल पे होती है, वो रिसेप्टर की तरह काम करती है, और जो एम्बेडेड प्रोटीन होती है वो चैनल की तरह काम करती है, ठीक है, चैनल की तरह काम करती है। अब आयंस जो आएंगे ना, ये कुछ भी आएगा, आयंस जो आएंगे या फिर कुछ भी आएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो सीधे ही घुस जाएंगे, नहीं, एक टनल होता है उसके लिए, और हर आयंस के लिए और इवन वाटर के लिए भी एक स्पेसिफिक टनल होता है। वो उस टनल से ही पास क्रॉस करके वो अंदर आएंगे। तो मतलब स्पेसिफिक टनल्स होते हैं, उन टनल्स के अकॉर्डिंग ही वो आयंस अंदर आ जा सकते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड टू बी टेकन। अगर टनल्स बंद, लॉकडाउन लग गया, तो कोई अंदर नहीं आएगा, ठीक है। वैसे ही जैसे कि रिसेप्टर्स होते हैं, ये हार्मोन्स के सिग्नल को रिसीव करते हैं, और रिसीव करके न्यूक्लियस को, अब जैसे क्या होता है कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आप लाइक बड़े ऑफिस में जाएंगे, तो वहां पे क्या होता है, आप ऑफिस में डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते। आप वहां पे जो भी क्लर्क होगा या फिर आउटर लाइक साइड पे जो भी लाइक गार्ड होगा, पहले आपको अपना उसका आईडी कार्ड देना होता है, फिर वो अंदर लेके जाएगा, ऑफिसर से बताएगा कि ये एक पर्सन है, आपसे मिलना चाहते हैं। सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ द फंक्शन टेक प्लेस इन अ सेल। हार्मोन जब भी आते हैं सेल को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट प्रोटीन को पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं, देखिए ये मेरा आईडी कार्ड है, मुझे सेल के आपके जो न्यूक्लियस में डीएनए है ना, मुझे उनको एक इन्फॉर्मेशन पास करनी है। उन्होंने बोला, सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन बोलता है तुम यहीं रुको, हम करवा के आते हैं। तो वो क्या है, सिग्नल को पास करता है कैल्शियम के फॉर्म में, क्या सिग्नल को, न्यूक्लियस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, न्यूक्लियस एक्ट लाइक दैट, ठीक है। चलिए, तो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे आयन हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हो, हर चीज का प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर रिसेप्टर चैनल प्रेजेंट रहते हैं। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, रिसेप्टर और चैनल्स के बारे में। तो मेंटेन द ऑर्डरलीनेस इनसाइड द माइक्रोप्रोटोप्लाज्म। अब देखिए, ऑर्डरलेस का मतलब क्या होता है, कि ये ऑर्डरलेस का मतलब है कि सिस्टम को मेंटेन किए हुए, रैंडमनेस नहीं आ जाती। अगर मान के चलो कोई भी टॉक्सिक या अनवांटेड कंपाउंड गलती से अंदर आ गया, तो वो तो उत्पाद मचाएगा ना। अगर कोई टेररिस्ट कोई अंदर आ गया बॉर्डर में, किसी भी कंट्री के बॉर्डर में अंदर एंटर कर गया, तो वो तो उत्पाद मचाएगा ही ना। नाउ द प्रोटोप्लाज्म, अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू, ठीक है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। बच्चे कई बार क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म को ही साइटोप्लाज्म का फंक्शंस मानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म भी वही है और साइटोप्लाज्म भी वही, बट कंफ्यूज मत होइए। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, दोनों का एडिशन होता है। मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो साइटोप्लाज्म जो लाइक सेल के लाइक जो सेल और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच का जो लिक्विड होता है, सो साइटोप्लाज्म, और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म होते हैं। तो अब ये इनसाइड अ प्रोटोप्लाज्म, देखिए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड फिल होता है ना, उसको हम न्यूक्लियस प्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस प्लाज्म के अंदर क्या होता है, जनरली आरएनए बनता है, तो वहां पे भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है, बट कम स्केल पे चलती है। लेकिन जो साइटोप्लाज्म होता है, उसमें सबसे ज्यादा एक्टिविटी चलती है। लेकिन एक्टिविटी तो चलती है ना, तो उनके लिए भी जो लाइक जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो सेल मेम्ब्रेन लाइक प्रोवाइड कराता है। प्रोवाइड मतलब एंट्री कराता है उसकी। तो अगर वो मान के चलो कोई भी अगर टॉक्सिक कंपाउंड अंदर आ गया, तो वो तो साइटोप्लाज्म को तो बर्बाद करेगा करेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म को भी वो बर्बाद कर देगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि सेल जो से क्या उसका रीजन क्या होता है, कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है और बीच बीच में पोर होते हैं। तो वो गलती से वो टॉक्सिक कंपाउंड स्पोर से होता हुआ न्यूक्लियस प्लाज्मा में आ जाएगा, और वो उसको भी वहां पे भी उत्पाद मचाना शुरू कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है, ठीक है। चलिए, हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में जब मैं वहां पे दोबारा डिस्कस करूंगा आपसे, ओके। नाउ हम स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं इसके एक बार, ठीक है। Now, the detailed structure of a membrane was studied after the advent of electron microscope in 1950. Actually, what happened कि जो रियल स्टडी जो हुई थी, पहले क्या आता है कि देखिए सेल मेम्ब्रेन की स्टडी ऐसा नहीं है कि 1950 की या अभी हुई है। सेल मेम्ब्रेन की स्टडी तो बेटा 18 सेंचुरी से चल रही है। लेकिन उसमें क्या आते हैं कि कोई माइक्रोस्कोप नहीं थे, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं थे, तो पहले क्या करते थे लोग, केमिकल स्टडी करते थे कि रेड जो लाइक आरबीसी या कोई भी मेम्ब्रेन है, उसकी केमिकल एनालिसिस करते थे, कि केमिकल एनालिसिस से पता लगाने की कोशिश करते थे कि ये जो आरबीसी है या फिर या जो भी सेल मेम्ब्रेन है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। दे ट्राई टू डू ओनली द केमिकल एनालिसिस, ठीक है, वो केमिकल एनालिसिस को करने की कोशिश करते थे।
ओके, कि उससे पॉसिबल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। लेकिन लेटर ऑन जब 1950 के बाद में जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब माइक्रोस्कोप आए, जब फाइनली उसका एविडेंट मिला कि हाँ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये इसका फंक्शन होता है। तो केमिकल स्टडी के टाइम पर भी बहुत सारे मॉडल किए गए हैं, ठीक है, सैंडविच मॉडल है, इसके अलावा वैरायटी ऑफ मॉडल्स गिवन थे उस वक्त भी, और लेकिन हर एक मॉडल ने कुछ सही बातें भी थी और कुछ गलत बातें भी थी, लेकिन उनके जो सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शंस को वो सूट नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रॉपर स्टडी नहीं हो पा रही थी केमिकल से। जब 1950 के बाद में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, फिर जब प्रॉपर स्टडी की गई, तो काफी जगह क्या होता है कि बच्चों को वो पढ़ाया जाता है जो कि पहले के मॉडल गिवन थे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई नीड है, क्योंकि आज तक उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कभी नहीं आया, और जब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसकी स्टडी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे सिर्फ जो रिसेंट मॉडल है, जिसको हम सिंगर निकोल्सन का मॉडल बोलते हैं, हम सिर्फ उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, दिस स्टडी शोड दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ अ लिपिड एंड प्रोटीन। स्टडी ने ये बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये बताया था किसने? ये बताया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने। अब वो कैसे बताया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, वो देखेंगे। इसको पता लगाने के लिए एक टेक्निक को यूज किया गया, और टेक्निक का नाम था फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक में क्या किया गया? देखिए, जितने भी सेल मेम्ब्रेन की जो स्टडी हुई है ना केमिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेवल पर, वो आरबीसी भी की गई है, क्योंकि आरबीसी में क्या होता है, अगर आरबीसी की जो सेल होती है उसमें कोई सेल ऑर्गन नहीं होता, ना कोई न्यूक्लियस होता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन भरा होता है, तो आसानी से आप इसकी मेम्ब्रेन को कट करके आप आसानी से आरबीसी की स्टडी कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक यूज की गई। फ्रीज फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है? फ्रीज, फ्रीज का मतलब होता है जमा देना, और फ्रैक्चर का मतलब होता है काटना। अब मैंने आपको बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, अब देखिए अगर आपको किसी को स्ट्रक्चर को अंदर से देखना है तो कट तो करना पड़ेगा ना, उसका ट्रांसेक्शन तो करना पड़ेगा ना। अब दिक्कत क्या होती है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी फ्लूइड होती है, अगर आप बीच में से कट करोगे ना एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर को, तो वो अपने आप दोबारा जुड़ जाएगा। अब पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर को आप कट नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या गया, उसको फ्रीज किया गया, मतलब सॉलिड बनाया गया। अब सॉलिड को आसानी से कट कर सकते हो आप। ठीक है, ओके नाउ, फिर उसके बाद में फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक के बाद में फिर उस मेम्ब्रेन को ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के थ्रू स्टेन किया गया, मतलब उस मेम्ब्रेन को ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के थ्रू उसको कलर किया गया, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी की गई। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा, इट लुक लाइक ए ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर, ऐसा देखा गया कि ये ट्राई लेयर होता है, माइक्रोस्कोप ने बताया। अब जब उसको स्टेनिंग की गई तो स्टेनिंग करने पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो दो तरीके के आपको स्ट्रक्चर नजर आए, दो तरीके के। पहले एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो कलर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा था, और एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो कलर को कम एब्जॉर्ब कर रहा था। तो जब ऐसा देखा गया तो पता चला कि इसको ये तीन कंडीशंस में, मतलब ट्राई लेयर होता है। कैसे? जो ऊपर की लेयर होती है, जैसे मैं, आप देखिए कैसे समझिए, देखिए ये जो ऊपर की जो लेयर होती है वो होती है प्रोटीन की। और एक मिनट पहले आप, चलो प्रोटीन लिपिड बाद में देखेंगे हम। जो पहली ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, ठीक है, ये सब ऐसी दो लेयर मिली कि दो लेयर सबसे ज्यादा लाइट को रिसीव कर रही थी, मतलब कलर का कलरफुल थी, मतलब ज्यादा कलर को एब्सॉर्ब कर रही थी। और एक ऐसी लेयर मिली बीच में जो लाइट को कम रिसीव कर रही थी या कम एब्सॉर्ब कर रही थी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक, मतलब मान के चलो कि एक लेयर थी जो बहुत ज्यादा लाइट को एब्सॉर्ब कर रही थी। देखिए मैं दोबारा करता हूँ, एक लेयर ऐसी थी जो बहुत ज्यादा लाइट को उसने एब्सॉर्ब कर रही थी। ठीक है, और फिर मिला, एक ऐसा मिला, एक ऐसा मिला जो लाइट को कम एब्सॉर्ब कर रहा था। फिर एक ऐसा मिला जो लाइट को फिर से बहुत ज्यादा एब्सॉर्ब कर रहा था। तो ऐसे तीन, ऐसे ऐसे मतलब लेयर वाइज आपको स्ट्रक्चर मिला। तो बाद में पता चला, देखिए देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसल्यूशन। ट्रांसल्यूशन का मतलब होता है कम लाइट को एब्सॉर्ब करना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कम लाइट को एब्सॉर्ब किया गया था। तो पता चला कि जो ज्यादा लाइट को एब्सॉर्ब कर रहा है वो प्रोटीन है, और जो कम लाइट को एब्सॉर्ब कर रहा है वो लिपिड है। जो ज्यादा लाइट को एब्सॉर्ब कर रहा था वो प्रोटीन था, जिसकी जो विटनेस, जो सॉरी विड्थ थी, वो 20 एंगस्ट्रॉम है। और जो लिपिड है उसकी थिकनेस सॉरी 35 एंगस्ट्रॉम है। और जो प्रोटीन है उसकी थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम है। तो टोटल कितना हो गया? 75 एंगस्ट्रॉम। तो मतलब तीन लेयर हो गई, ये प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, तो ट्राई लेयर हो गया। हाँ, लिपिड खुद एक बाई लेयर होता है, तब ऐसा मत बोलिएगा कि सर तीन, दो तो ये हो गया और लिपिड भी दो लेयर, तो चार लेयर क्यों नहीं लिखते टेट्रा? नहीं, चार लेयर इसलिए लिखते हैं कि लिपिड बाई लेयर होता है, उसको हम एक ही लेयर मानते हैं, और उसके ऊपर एक प्रोटीन है और उसके नीचे एक प्रोटीन है, तो इसे ट्राई लेयर, इसको सैंडविच मॉडल भी बोला जाता था। पहले इसको सैंडविच मॉडल बोलते थे, बाद में सिंगर निकोलसन ने इसको चेंज करके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसका नाम रखा। सैंडविच मॉडल क्यों? जैसे दो ब्रेड के बीच में आलू भरे होते हैं, वैसे दो प्रोटीन के बीच में एक लिपिड भरा हुआ है। ठीक है, चलिए
इट इज मेड अप ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब जो इसमें जो लिपिड होता है ना वो फॉस्फोलिपिड होता है, मतलब फॉस्फोरस भी उस लिपिड में पाया जाता है और उसकी दो लेयर होती है। अब दो लेयर की होती है वो भी देखेंगे। इसके अलावा इसमें अदर लिक्विड भी होता है इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटीन का अपना अलग फंक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट का अलग फंक्शन होता है, कोलेस्ट्रॉल का अलग फंक्शन होता है, और ये भी अलग, ये फॉस्फोलिपिड होती है। द मेजर लिपिड इज अ फॉस्फोलिपिड, मतलब अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आपके दो तरीके के लिपिड है, एक तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, एक कोलेस्ट्रॉल है। इन दोनों में से सबसे हायर क्वांटिटी में होता है फॉस्फोलिपिड, जो कि दो लेयर के अंदर अरेंज्ड होता है। ठीक है, अब ये दो लेयर में कैसे अरेंज होता है, यहाँ पे देखिए दो लेयर बेटा इस तरीके से अरेंज होता है। देखिए यहाँ पे, एक मिनट, दो लेयर देखिए, ये एक पहली लेयर है, ठीक है, ये दूसरी लेयर है। दो लेयर हो गई, ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है। जो पहली लेयर है, जो पहली लेयर होती है, इस पहली लेयर में जो ये आपको गोले गोले दिख रहे हैं, ठीक है, ये पोलर हेड है। ठीक है, और जो आपको ये दिख रही है, ये धागे जैसे, इसे हम बोलते हैं ये हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो पोलर हेड होता है, ये पोलर हेड, ये जो पोलर हेड होता है, ये पोलर हेड कहलाता है, पोलर हेड कहलाता है हाइड्रो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है, और जो इसकी जो आपको धागे नीचे की तरफ निकलते नजर आ रहे हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। वैसे ही अब देखिए, हाइड्रोफिलिक के पास में देखिए हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक के साथ में हाइड्रोफोबिक होता है, और हाइड्रोफिलिक दूर दूर होता है। इसका देखिए पहले सुनिएगा, दो लेयर में होती है, जो ऊपर की लेयर होती है उसका ये जो पोर्शन है ये पोलर हेड होता है। ठीक है, और जो ये वाला होता है इसको हम नॉन पोलर टेल भी बोल सकते हो, नॉन पोलर, और ये हाइड्रोफोबिक होता है। मतलब हाइड्रोफिलिक का कहने का मतलब है कि हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, मतलब वाटर को स्नेह करता है, लव करता है। जैसे हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब लव एंड द फोबिक मतलब फियर, तो मतलब ये पानी से दूर रहता है। तो जो दूर दूर वाले होते हैं ना वो साथ रहते हैं, इसलिए कहते हैं कि कभी कभी डर भी जरूरी होता है। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन को जो इंटीग्रेट कर रखा, सॉरी इंटीग्रेट कर रखा है ना, वो डर नहीं कर रखा है। जो पानी से जो डरते हैं ना वो साथ साथ है, उसकी वजह से मेम्ब्रेन स्टेबल रहती है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में और डिटेल में। देखिए, also lipid arranged within a membrane and polar head towards the outer side and the hydrophobic tail towards the inner side। मतलब हाइड्रोफोबिक जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, और हाइड्रोफिलिक होता है वो ऊपर की तरफ रहता है। They ensure that polar tail of the saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान के चलो कि, जैसे मान के चलो, एक मिनट, एक मान के चलो, ये इसको मेम्ब्रेन मान लेते हैं। ठीक है, ओके, इस मेम्ब्रेन के जो बाहर का है वो होता है एक्वस एनवायरनमेंट। ठीक है, मार क्या होता है, एक्वस एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, एक्वस एनवायरनमेंट होता है, और जो अंदर की तरफ रहता है और इधर की तरफ होता है वो बेसिकली सेल का एनवायरनमेंट है। ये सेल का एनवायरनमेंट है। अब जो एक्वस एनवायरनमेंट रहता है वो वाटर के कांटेक्ट में रहेगा, और जो सेल का एनवायरनमेंट रहता है वो नीचे की तरफ रहता है। तो देखिए, जो एक्वस एनवायरनमेंट रहता है, अब आपके मन में मैंने आपको बताया कि जो टेल होती है आपस में जुड़ी रहती है, जिससे कि डर की वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन बिल्कुल इंटीग्रेट रहती है। मतलब कहते हैं ना, कभी कभी डर की वजह से लोग साथ साथ घूमते हैं, तो वैसे डर की वजह से मेम्ब्रेन दोनों लेयर क्या हुई, पास पास आ गई। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि सर उल्टा भी तो कर सकते हो, क्यों हमेशा हाइड्रोफिलिक, मतलब हाइड्रोफिलिक तो दूर दूर हो गई ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आपके मन में क्वेश्चन ये आया हो कि सर यहाँ पे तो हाइड्रोफिलिक तो दूर दूर हो गए ना, इनको भी तो आप उल्टा कर सकते हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है इनको भी तो ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर दो ना इनको। ठीक है, इनको भी ऐसा कर सकते हो। अगर मान के चलो, अगर आप इनको ऐसा कर दो, सॉरी मैंने गलत बनाया। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, अगर आपका मन हो कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा गलत ही हो रहा है।
अगर आप कहो सर ऐसा भी तो कर सकते हो, जब भी तो दोनों को पास पास आ गए, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक पास आ गया, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक दूर हो गए, अभी तो मेम्ब्रेन इंटीग्रेट रहेगी। मेम्ब्रेन कहाँ जा रही है? नहीं, क्योंकि क्या होता है, इसके जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है ना, वो एक्वस होता है, मतलब वाटर होता है। और अगर वाटर, अगर ये पार्ट तो क्या हुआ, हाइड्रोफोबिक हो गया, तो वाटर के साथ वो कभी टच में नहीं आएगा और वो क्या दूर भागेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे ऊपर क्या रहता है, यहाँ पे ऊपर रहता है वाटर, एक्वस रहता है, तो ये तो कभी वाटर के टच में नहीं आएगा, तो ये क्या होगी, मेम्ब्रेन दूर भागेगी, तो अपने आप फिर डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, मतलब सेल के बाहर वाटर है और अंदर यहाँ पे हाइड्रोफोबिक है, तो ये दूर जाएगी। जब वो दूर जाएगी तो उस केस में क्या होता है कि सेल का शेप बिगड़ जाएगा। तो इसलिए पहले हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर के लविंग है उसको ऊपर किया गया, और हाइड्रोफिलिक जो हाइड्रोफिलिक है उसको ऊपर किया गया, और हाइड्रोफोबिक को नीचे किया गया, और ये दोनों जो लेयर है ये मेम्ब्रेन को इंटीग्रेट करती है। ठीक है। Improved model of structure of cell membrane was given by the Singer and Nicholson, जिसको फ्लूक मोज़ाइक मॉडल बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले मैंने बताया था वैरायटी ऑफ नेम है इसके, सैंडविच मॉडल ही बोला जाता था, लेकिन 1772 में सिंगर और निकोलसन ने इसको फाइनली एक मॉडल दिया और उसका नाम रखा फ्लूक मोज़ाइक मॉडल। मतलब फ्लूड मोज़ाइक मॉडल का मतलब क्या होता है कि ये फ्लूड मोज़ाइक है, मतलब फ्लूड की तरह बिहेव करता है, और मोज़ाइक है, मोज़ाइक कहने का मतलब है इसमें जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती है, ये ऐसा लगता है कि ऊपर धब्बे जैसे हैं। जैसे होता है ना चितकबरी जो होती है, लाइक जैसे कि धब्बे जैसे होते हैं, तो मतलब एक, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक पूरी जैसे स्किन है, एक स्किन के ऊपर कहने का मतलब है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल ये कोई स्किन है, ठीक है, स्किन पे छोटे 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 धब्बे लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं मोज़ाइक। अब धब्बे ऐसा लगता है कि ऊपर से अगर आप देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि ये धब्बे हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक्चुअली धब्बे का यहाँ किस टर्म में दिया गया है, एक्सटर्नल प्रोटीन, कि ऊपर जो एक्सटर्नल प्रोटीन होती है ना वो धब्बे जैसी नजर आती है। ठीक है, चलिए, इसलिए इसको फ्लूक मोज़ाइक, और फ्लूइड इसलिए बोला गया क्योंकि ये सेमी सॉलिड होती है। अब देखिए यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जैसे कि सबसे पहला इस मॉडल में ये फ्लूइड ध्यान रखना, ये सिंगर निकोलसन का मॉडल है, और ये आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना ये आपसे पूछा जा सकता है नेट एग्जाम के अंदर, वहां पे आपको अनलेबल कर देंगे और आपको लेबलिंग करनी होगी यहाँ पे। जैसे यहाँ लिख देंगे, जैसे फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फाइव, नाउ यू लेबल इट। तो देखिए दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, आप यहाँ देखेंगे, एक देखिए ये फर्स्ट हो गई, यहाँ पे इसकी टेल निकली हुई है, फिर दूसरा फर्स्ट हो गया, इसकी टेल निकली हुई है, तो ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर हो गई। ठीक है, इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में अंदर की तरफ मैम जो प्रोटीन है वो धसी हुई है, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। बाहर की तरफ एक पेरिफेरल प्रोटीन है जो बाहर से लेके अंदर तक जाती है। ठीक है, अंदर तक जा रही देखिए, तो इसे कहते हैं प्रोटीन की डबल लेयर होती है, ऊपर होती है एक नीचे होती है, ये पेरिफेरल प्रोटीन होती है। ठीक है, इस पेरिफेरल प्रोटीन से कई बार क्या शुगर मॉलिक्यूल बाहर निकले हुए होते हैं, और कई बार क्या होता है लिपिड से भी ध्यान रखना शुगर मॉलिक्यूल बाहर निकले हुए होते हैं। जो प्रोटीन से शुगर मॉलिक्यूल बाहर निकले हुए होते हैं उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और जो शुगर मॉलिक्यूल लिपिड से बाहर निकले हुए होते हैं उसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। देखिए ये स्ट्रक्चर अभी आपको थोड़ा सा नया लग सकता है, और हो सकता है कि आपको ना समझ में आ रहा हो, लेकिन हम वन बाय वन इन चीज को वन बाय वन स्टडी करेंगे, फिर हम दोबारा इस स्टडी स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर बताएंगे, आप फिर आपसे मैं पूछूंगा कि अब आपको समझ में आया नहीं आया। हर किसी का अपना फंक्शन है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर देखिए यहाँ पे क्या करती है, सिर्फ मेम्ब्रेन को इंटीग्रेट करती है, इसके अलावा उसका और कोई काम नहीं है। जो प्रोटीन होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन है, ये देखिए टनल का काम करती है, तो क्या होता है कि इससे मॉलिक्यूल्स बाहर अंदर से बाहर जा सकते हैं। जो रिसेप्टर पेरिफेरल जो प्रोटीन होती है, यहाँ पर क्या होता है रिसेप्टर की तरह काम करती है, जो एंजाइम के रिसेप्टर होते हैं, हार्मोन्स के रिसेप्टर होते हैं, उससे के काम करती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं पेरिफेरल प्रोटीन पर। यहाँ पे जो शुगर के मॉलिक्यूल जो इससे जुड़े हुए हैं शुगर के मॉलिक्यूल, ये बेसिकली क्या होता है कि ये सेल आइडेंटिफिकेशन में मदद करते हैं। कई बार कुछ शुगर के मॉलिक्यूल प्रोटीन से भी जुड़े हुए होते हैं, ये देखिए मैंने गलती से देखिए यहाँ पे टिक कर दिया था, कुछ यहाँ से भी जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे जुड़े हुए होते हैं, और इसलिए इसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ग्लाइको मतलब शुगर, लिपिड मतलब लिपिड से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये कोलेस्ट्रॉल है क्या तो बताना आपको। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि मेम्ब्रेन को इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, तो कई बार क्या होगा अगर हाई टेम्परेचर हो जाए, तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो सकती है, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल उसको बांधे रखता है। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में और। ठीक है, हर पॉइंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, प्रोटीन 20 to 70% हो सकता है, लिपिड 29 से 79% हो सकता है, और कार्बोहाइड्रेट 1 से 10% तक होता है। जस्ट एक एवरेज कंपोजिशन दिया है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक में दे रखा है वो ये है, ध्यान रखिएगा। आरबीसी में 52, मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन, 40% लिपिड और 8% कार्बोहाइड्रेट होता है, किसके अंदर, आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है निट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार बहुत बोनस क्वेश्चन के रूप में
स्ट्राइक करते हैं। और ये कंपोजिशन इसलिए दिया गया है लिपिड और प्रोटीन का क्योंकि ये कंपोजिशन मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। हम पढ़ेंगे जब माइटोकॉन्ड्रिया, जब मैं बताऊंगा कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन में वहां पे प्रोटीन और लिपिड का डिफरेंस होता है तो परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। प्रोटीन्स के अब स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रोटीन, और प्रोटीन इसमें दो तरीके की होती है। एक होता है एक्सटर्नल प्रोटीन जो बाहर की तरफ होती है, इसमें पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं, और एक प्रोटीन जो दसी हुई होती है उसको इंटरनल या फिर एम्बेडेड प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल प्रोटीन के क्या फंक्शन है, इंटरनल प्रोटीन के क्या फंक्शन है। ठीक है, ये प्रोटीन की कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वन बाय वन हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे जिससे सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो। चलिए, इवन हम आपका एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट में आपका कवर कर रहा हूँ, एक एक डायग्राम में कवर कर रहा हूँ, डायग्राम टेबल में कुछ नहीं छोड़ूंगा, जिससे कि और हर एक डायग्राम को और टेबल को मैं प्रॉपर वे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसा कोई पॉइंट कवर नहीं करेंगे सिर्फ आप शो ऑफ के लिए कि जो आपको जरूरी ना हो, क्योंकि इससे आपका टाइम खराब होता है और नो डाउट हमारा टाइम भी खराब होता है। और उससे क्या है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन, गलत मैसेज आता है कि आप उसको कई बार पर्चे पर ज्यादा पढ़ लेते हैं जो नहीं आने वाला होता है। ठीक है, चलिए, thank you so much and we will meet by tomorrow in next lecture. Thank you so much.